मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान और अंधविश्वास है। जब तक समाज इन बंधनों से मुक्त नहीं होगा, तब तक सच्ची समानता और आजादी संभव नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब जाति की दीवारें इंसानियत को तोड़ रही थीं, जब अंधविश्वास को सत्य समझ लिया गया था और जब कुछ लोगों को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और बाकी को हीन ठहरा दिया जाता था। इसी अंधकार में एक आवाज उठी, बागी, तेज और अडिग। ये आवाज थी ई.वी. रामासामी पेरियार की। उन्होंने सवाल पूछा, क्यों कोई इंसान दूसरे से बड़ा या छोटा है? और फिर पूरी जिंदगी इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष में समर्पित कर दी। पेरियार सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि विचारों का तूफान थे, जिन्होंने दक्षिण भारत से उठकर पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब कोई सत्य के साथ खड़ा होता है तो लाखों सोए हुए दिलों में क्रांति की ज्वाला जल सकती है। ई.वी. रामासामी, जिन्हें लोग पेरियार के नाम से जानते हैं, भारतीय इतिहास में सिर्फ एक सामाजिक सुधारक नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में याद किए जाते हैं। वे ऐसे नेता थे जिन्होंने बिना किसी डर और समझौते के उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसने सदियों से इंसान को जाति और अंधविश्वास की जंजीरों में बांध रखा था। पेरियार का जीवन इस बात का प्रतीक है कि असली आजादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब हर व्यक्ति को समान सम्मान, अधिकार और अवसर मिलते हैं। उन्होंने धर्म, समाज और राजनीति की उन दीवारों को गिराने का काम किया जो इंसानों के बीच असमानता पैदा करती थी। पेरियार का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि लोगों को सोचने, बदलने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की ताकत भी दी। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ। उनका पूरा नाम था ईरोड वेंकटप्पा रामासामी। वे एक संपन्न व्यापारी परिवार से थे, लेकिन उनका बचपन उतना सहज नहीं था जितना दिखता है। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन समाज के कठोर नियम और जातिगत भेदभाव उनके सामने बार बार दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। बचपन से ही उनका मन प्रश्न पूछने वाला था। वे मान्यताओं को आंख बंद करके स्वीकार करने वाले नहीं थे। वे हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते थे। यही कारण था कि कम उम्र से ही वे मंदिरों में देखे जाने वाले अंधविश्वासों और पाखंड से विचलित होने लगे। रामासामी का परिवार धार्मिक था और परंपराओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन पेरियार को बार बार लगता था कि धर्म का इस्तेमाल इंसानों को जोड़ने के बजाय उन्हें बांटने के लिए किया जा रहा है। एक घटना ने उनके बचपन की चेतना पर गहरी छाप छोड़ी। एक बार वे मंदिर में दर्शन करने गए। वहां उन्हें जाति के नाम पर अलग पंक्ति में खड़ा किया गया। ऊंची जातियों के लोगों को तुरंत प्रवेश मिला, जबकि पेरियार और उनके जैसे कई लोगों को इंतजार करने के लिए कहा गया। उस पल उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर के नाम पर भेदभाव सिर्फ अपमानजनक नहीं, बल्कि अमानवीय है। यही अनुभव उनके भीतर विद्रोह की चिंगारी लेकर आया। उन्होंने थोड़ी ही उम्र में शिक्षा की अहमियत को समझ लिया, लेकिन समाज में व्याप्त भेदभाव ने यहाँ भी उनका रास्ता रोका। स्कूल में उन्हें बार बार यह एहसास दिलाया गया कि वे नीच जाति से आते हैं। इस कारण से उन्हें बराबरी का व्यवहार नहीं मिला। पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़नी पड़ी, लेकिन यह अधूरापन ही आगे चलकर उनके विचारों की मजबूत नींव बना। पेरियार ने समझ लिया कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, बल्कि अनुभवों और वास्तविकताओं से भी मिलती है। युवा अवस्था में उन्होंने अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया। इसी दौरान वे आम जनता के दुख दर्द से और गहराई से जुड़े। उन्होंने देखा कि कैसे गरीब और दलित लोग हर जगह शोषण का शिकार होते हैं, चाहे मंदिर हो, स्कूल हो या बाजार। उनका दिल इन अन्यायपूर्ण हालातों से बेचैन हो उठता। वे यह सोचते कि जब सब इंसान एक जैसे हैं तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा क्यों? इसी समय पर उन्हें तमिल संस्कृति और द्रविड़ पहचान का गहरा बोध हुआ। वे यह मानने लगे कि जाति प्रथा और अंधविश्वास दरअसल सत्ता और वर्चस्व बनाए रखने के औजार हैं। उन्होंने प्राचीन शास्त्रों और धार्मिक कथाओं की आलोचना शुरू की, लेकिन यह आलोचना मात्र विद्रोह नहीं थी, बल्कि एक गहरी पीड़ा और अनुभव से उपजी थी। उनकी शादी कम उम्र में ही नागम्मई से हो गई थी। नागम्मई उनके संघर्षों में हमेशा साथ रही। वे भी पेरियार की तरह
सामाजिक मुद्दों के प्रति सजग थीं। पेरियार के जीवन में यह साथ उन्हें और दृढ़ बना गया। नागम्मई ने उन्हें यह विश्वास दिया कि बदलाव की लड़ाई में परिवार भी उनकी ताकत बन सकता है। एक और घटना उनके जीवन को निर्णायक रूप से बदल गई। जब वे काशी गए तो उन्होंने वहां देखा कि कैसे पुजारियों ने पैसे और जाति के आधार पर धार्मिक अनुष्ठानों का अधिकार बांट रखा था। गरीब और दलित श्रद्धालुओं को मंदिरों के भीतर जाने तक की अनुमति नहीं थी। पेरियार ने इसका विरोध किया, लेकिन उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इस अपमान ने उनके भीतर क्रांति की आग को और भड़का दिया। वे यह मानने लगे कि जब तक धर्म और परंपरा की जकड़न टूटेगी नहीं, तब तक समाज में बराबरी का सपना अधूरा रहेगा। पेरियार की सोच पर एक और गहरा असर पड़ा, संतों और दार्शनिकों के विचारों का। वे कबीर और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे। कबीर ने जिस तरह अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया था, वही स्वर पेरियार की आत्मा में गूंजता था। बुद्ध के समानता और करुणा के सिद्धांत ने भी उनके विचारों को दिशा दी। पेरियार का बचपन और युवावस्था संघर्ष और सवालों से भरा हुआ था। हर अन्याय, हर भेदभाव, हर अपमान उनके भीतर एक शक्ति बनकर जागता गया। वे समझ चुके थे कि अगर वे चुप रहेंगे तो यह व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि वे जीवन का हर क्षण इसी लड़ाई में लगाएंगे। यही शुरुआती अनुभव आगे चलकर उन्हें दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुधारक और विद्रोही विचारक बना गया। उनका जीवन यह सिखाता है कि जब कोई इंसान अन्याय को अपनी तकदीर मानने से इनकार कर देता है, तभी असली परिवर्तन की शुरुआत होती है। पेरियार के जीवन की असली दिशा तब तय हुई जब उन्होंने समाज की गहराई से जकड़ी हुई समस्याओं के खिलाफ खुलकर आवाज उठाना शुरू किया। शुरुआती जीवन में उन्होंने व्यापार और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभाला, लेकिन उनका मन हमेशा समाज सुधार की ओर खींचता रहा। उनका मानना था कि जब तक इंसान अपने मन और जीवन को अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव से मुक्त नहीं करेगा, तब तक किसी भी बदलाव की कल्पना अधूरी है। 20वीं सदी की शुरुआत का भारत सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के द्वार से गुजर रहा था। स्वतंत्रता संग्राम की लहरें चारों ओर थीं, लेकिन पेरियार को महसूस हुआ कि राजनीतिक आजादी से पहले सामाजिक आजादी आवश्यक है। इसी सोच ने उन्हें राजनीति और आंदोलनों की दुनिया की ओर खींचा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर अपने संघर्ष की शुरुआत की। कांग्रेस उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा थी और पेरियार ने सोचा कि इसके जरिए वे समाज में बराबरी का संदेश पहुंचा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि यहाँ भी ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव मौजूद है। एक बार कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने देखा कि ऊंची जाति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान और विशेषाधिकार दिया जाता है, जबकि निचली जाति से आने वालों को हाशिए पर रखा जाता है। पेरियार को यह बेहद कचोटने लगा। वे सवाल पूछते, अगर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले ही जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे तो यह आजादी किसके लिए होगी? इसी सवाल ने उन्हें कांग्रेस से अलग होने और स्वतंत्र रूप से समाज सुधार की राह पकड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी आत्मसम्मान आंदोलन की नींव रखी। यह आंदोलन दक्षिण भारत में एक नई चेतना की शुरुआत था। इसका मकसद था इंसान को जातिगत बंधनों, धार्मिक पाखंड और सामाजिक अन्याय से मुक्त करना। पेरियार ने साफ कहा, जिस समाज में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, वहां किसी भी आजादी का अर्थ खोखला है। आत्मसम्मान आंदोलन ने आम लोगों को यह एहसास कराया कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उनका अपना सम्मान है। पेरियार गांव-गांव जाकर भाषण देते। वे लोगों से कहते कि वे अपने अधिकारों को समझें, अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ें और बराबरी की लड़ाई लड़ें। वे हर भाषण में तर्क और लॉजिक को आधार बनाते थे, धर्म और शास्त्रों में लिखी उन बातों को चुनौती देते जो इंसानों को ऊंच नीच में बांटती थीं। यहीं से पेरियार का व्यक्तित्व एक आम व्यापारी से निकलकर एक असाधारण नेता और विचारक में ढलने लगा। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन विचार बेहद तीखे और सीधा वार करने वाले। उनके शब्द लोगों के दिल में आग जला देते थे। वे कहते, अगर तुम भगवान के नाम पर खुद को छोटा मानते हो तो यह तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की चाल है जो तुम्हें दबाए रखना चाहती है।
उनके आंदोलन का असर इतना व्यापक था कि बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ते चले गए, विशेषकर वे लोग जो सदियों से शोषण और अपमान का शिकार हो रहे थे। महिलाओं ने भी उनके आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। पेरियार महिलाओं की बराबरी के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि जब तक महिलाएं शिक्षित और स्वतंत्र नहीं होंगी, तब तक समाज की प्रगति अधूरी रहेगी। उन्होंने विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं का खुलकर विरोध किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। पेरियार का प्रभाव केवल समाज सुधार तक सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे वे राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बनने लगे। उन्होंने द्रविड़ पहचान और संस्कृति को सामने लाकर यह साबित किया कि भारत केवल एक रूपी नहीं है, बल्कि इसमें कई भाषाएं, संस्कृतियां और पहचानें मौजूद हैं। उनकी यह सोच आगे चलकर द्रविड़ आंदोलन की बुनियाद बनी, जिसने दक्षिण भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन पेरियार के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था इंसान को अंधविश्वास से मुक्त करना। वे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ या कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था, अगर भगवान सबको बराबर मानता है तो फिर समाज में यह असमानता क्यों? अगर भगवान है तो वह अन्याय को क्यों होने देता है? ऐसे सवालों ने उन्हें आम जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया, लेकिन धार्मिक संस्थानों और रूढ़िवादी वर्ग के गुस्से का शिकार भी बनाया। इसके बावजूद पेरियार डरे नहीं। वे मानते थे कि सच बोलना और अन्याय का विरोध करना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। उनके नेतृत्व ने समाज के सबसे हाशिए पर खड़े लोगों को आत्मविश्वास दिया। उन्होंने यह दिखाया कि क्रांति केवल तलवार से नहीं, बल्कि विचारों से भी लड़ी जाती है। इस तरह पेरियार ने अपने शुरुआती संघर्षों और अनुभवों से उठकर नेतृत्व की वह राह चुनी जिसने लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा दी। उनका उदय केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं था, बल्कि उस पूरे समाज की कहानी था जो सदियों से समानता और सम्मान की प्यास में तड़प रहा था। पेरियार का जीवन जितना क्रांतिकारी था, उतना ही संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ भी था। उनका हर कदम रूढ़िवादी समाज और परंपराओं के लिए एक सीधी चुनौती था। जब उन्होंने जाति, धर्म और अंधविश्वास के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उनके विरोधी भी उतनी ही ताकत से खड़े हो गए। लेकिन इन्हीं चुनौतियों ने पेरियार को और मजबूत बनाया और उनके विचारों को और स्पष्टता दी। सबसे पहले तो उन्हें पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर विरोध झेलना पड़ा। उनके ही रिश्तेदार और जानने वाले उनसे कहने लगे कि वे समाज के नियम तोड़ रहे हैं और धर्म का अपमान कर रहे हैं। लेकिन पेरियार के लिए यह व्यक्तिगत अपमान से ज्यादा समाज के लिए एक अवसर था। वे कहते, अगर नियम इंसानियत के खिलाफ हैं, तो ऐसे नियम तोड़े ही जाने चाहिए। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। राजनीतिक स्तर पर भी पेरियार को बड़े झटके लगे। जब वे कांग्रेस से जुड़े थे, तब उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ से वे समानता और सामाजिक न्याय की आवाज को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के भीतर ही जातिगत भेदभाव मौजूद है, तो उनके लिए यह बहुत बड़ा मोह भंग था। कांग्रेस छोड़ना आसान फैसला नहीं था। यह उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच था और इसे छोड़ने का मतलब था मुख्य धारा से कट जाना। लेकिन पेरियार ने अपने सिद्धांतों से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सत्ता का हिस्सा बनने से पहले इंसान का आत्मसम्मान सुरक्षित होना चाहिए। ये मोड़ उनके जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जातिगत ऊंच नीच की दीवारों के खिलाफ। इस लड़ाई में उन्हें गालियां दी गईं, मंचों पर उनका विरोध हुआ और कई बार उन्हें हिंसा का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। वे बार बार यही कहते, अगर समाज मुझे गाली देता है तो इसका मतलब है कि मेरे शब्द उसके दिल तक पहुंच रहे हैं। धार्मिक संस्थाओं के साथ उनका टकराव बहुत गहरा था। जब उन्होंने कहा कि मंदिरों में ऊंची जाति के लोगों को ही अधिकार क्यों दिया जाता है और नीची जाति के लोगों को बाहर क्यों रखा जाता है, तो पुजारियों और रूढ़िवादी वर्ग ने उन्हें धर्मद्रोही करार दिया। काशी की घटना ने उनके विचारों को और कठोर बना दिया था। जब उन्हें जाति के नाम पर मंदिर से बाहर निकाल दिया गया, तब उन्होंने तय कर लिया कि वे इस व्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख देंगे। पेरियार के सामने व्यक्तिगत चुनौतियां भी कम नहीं थीं। उनकी पत्नी नागम्मई का साथ उन्हें हमेशा मिला, लेकिन नागम्मई की मृत्यु ने उन्हें भीतर से तोड़ा। यह उनके जीवन का बेहद दर्दनाक पल था, लेकिन इस दुख को उन्होंने अपने मिशन की ताकत बना लिया।
वे कहते थे, व्यक्तिगत दर्द से ऊपर उठकर समाज के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। ये उनकी दृढ़ता का प्रमाण था। आत्मसम्मान आंदोलन चलाते समय उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई बार लोग उनके विचारों को बहुत कट्टर कहकर नजरअंदाज कर देते थे। कुछ लोग तो उन्हें नास्तिक और विधर्मी कहकर समाज से अलग करने की कोशिश करते थे, लेकिन पेरियार ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने साफ कहा, अगर ईश्वर की खोज में इंसान का अपमान होता है तो मैं ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष। जब उन्होंने कहा कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हैं और उन्हें शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, तो समाज ने इसका भी कड़ा विरोध किया। लोग कहते थे कि पेरियार समाज को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उनके लिए यह सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का सवाल था। राजनीतिक मोर्चे पर भी उन्होंने कई कड़े फैसले लिए। उन्होंने द्रविड़ पहचान और दक्षिण भारत की संस्कृति को सामने रखकर यह दिखाया कि भारत केवल एक भाषा या एक संस्कृति का देश नहीं है। हिंदी थोपे जाने के प्रयासों का उन्होंने जमकर विरोध किया। इसके लिए भी उन्हें सरकार और मुख्यधारा की राजनीति से टकराव झेलना पड़ा, लेकिन वे झुके नहीं। पेरियार का जीवन हमें यह सिखाता है कि चुनौतियां ही असली शिक्षक होती हैं। हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया, हर विरोध ने उनके विचारों को और धार दी। उन्होंने यह साबित किया कि अगर इंसान सच के साथ खड़ा है तो लाख विरोधी भी उसे रोक नहीं सकते। उनकी जिंदगी का हर मोड़ एक संदेश देता है, अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। अगर आपके विचार सही हैं और आप इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अंततः समाज को बदलना संभव है। पेरियार का सबसे बड़ा योगदान उनके विचारों और दर्शन में था। उनका मानना था कि अगर इंसान को वास्तव में आजाद होना है तो सबसे पहले उसे अपने मन और समाज को उन बंधनों से मुक्त करना होगा जो उसे बराबरी से जीने से रोकते हैं। उनके दर्शन का आधार था तर्क, समानता और आत्मसम्मान। उन्होंने हर जगह यही कहा कि अंधविश्वास और पाखंड इंसान की सबसे बड़ी जंजीरें हैं। पेरियार का एक प्रसिद्ध कथन है, धर्म और जाति इंसान को बांटने के औजार हैं। जब तक ये रहेंगे तब तक इंसानियत अधूरी रहेगी। इस विचार में उनका पूरा दर्शन छिपा है। वे मानते थे कि धर्म का असली मकसद अगर इंसान को जोड़ना है तो फिर यह भेदभाव क्यों पैदा करता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई विचार, परंपरा या किताब इंसान को छोटा और बड़ा बताती है तो उसे नकार देना ही सच्चा धर्म है। उनके दर्शन का पहला स्तंभ था जाति उन्मूलन। पेरियार ने साफ कहा कि जाति प्रथा इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। वे यह मानते थे कि जाति केवल सामाजिक भेदभाव नहीं है बल्कि आर्थिक और मानसिक गुलामी का भी आधार है। उन्होंने कहा, जाति केवल ऊंचों के लिए गौरव है और नीचों के लिए अपमान। उनके अनुसार जब तक जाति व्यवस्था जिंदा रहेगी तब तक बराबरी का सपना अधूरा रहेगा। इसलिए उन्होंने जाति के खिलाफ निरंतर आंदोलन किया और लोगों को प्रेरित किया कि वे जन्म से मिली पहचान को अपनी नियति न माने। दूसरा स्तंभ था महिला समानता। उस समय समाज में महिलाओं को शिक्षित होने या स्वतंत्रता से जीने का अधिकार नहीं था। पेरियार ने इसे खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर समाज औरत को गुलाम बनाए रखता है तो वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने विवाह को बराबरी का बंधन बनाने की बात की, न कि औरत पर थोपे गए नियमों का। उन्होंने दहेज प्रथा और बाल विवाह का कड़ा विरोध किया। पेरियार का मानना था कि महिला की स्वतंत्रता ही समाज की असली स्वतंत्रता है। तीसरा स्तंभ था नास्तिकता और तर्कवाद। पेरियार ने ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दी। वे कहते थे, अगर भगवान है तो इंसान दुखी क्यों है? अगर भगवान न्यायप्रिय है तो अन्याय क्यों है? उनका नास्तिक होना केवल विरोध के लिए नहीं था बल्कि यह लोगों को सोचने और सवाल करने की प्रेरणा देने का तरीका था। वे मानते थे कि तर्क और विज्ञान ही इंसान को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आंख बंद करके विश्वास करना इंसान को पीछे धकेलता है, जबकि सवाल करना उसे आगे बढ़ाता है। चौथा स्तंभ था द्रविड़ पहचान और भाषाई स्वतंत्रता। पेरियार मानते थे कि भारत एक विविध देश है और हर भाषा, हर संस्कृति को बराबरी का हक है। उन्होंने हिंदी थोपे जाने का विरोध किया और तमिल भाषा की गरिमा को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उनके अनुसार किसी भी संस्कृति को दबाकर
दूसरी को थोपना इंसाफ नहीं है। पांचवां स्तंभ था सामाजिक और राजनीतिक न्याय। पेरियार का मानना था कि केवल राजनीति बदलने से समाज नहीं बदल सकता। जब तक समाज में बराबरी, शिक्षा और अवसर की गारंटी नहीं होगी, तब तक आजादी अधूरी रहेगी। उन्होंने आरक्षण और सामाजिक न्याय की मांग की ताकि हाशिए पर खड़े लोगों को भी बराबरी का मौका मिले। उनका दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं था, उन्होंने हर विचार को जीवन में उतारा। वे खुद साधारण जीवन जीते थे, किसी भी विशेषाधिकार को नहीं मानते थे। उनका कहना था, अगर मैं खुद उन नियमों को तोड़ने का साहस नहीं रखता जिन्हें मैं गलत कहता हूं, तो मेरे शब्द बेमानी है। यही कारण था कि लोग उन्हें केवल नेता नहीं बल्कि अपने संघर्षों का साथी मानते थे। आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। जब समाज में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव दिखता है, तब पेरियार की बातें हमें झकझोरती हैं। उनकी सोच हमें सिखाती है कि असली ताकत सवाल करने में है, चुप रहने में नहीं। पेरियार का दर्शन इस बात का संदेश देता है कि इंसान को सबसे पहले अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अगर इंसान अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होगा, तो कोई और उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं यह सिखाती हैं कि बदलाव बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से शुरू होता है। उनकी विरासत हमें यह याद दिलाती है कि तर्क, समानता और आत्मसम्मान ही एक न्यायपूर्ण समाज की नींव है। यही पेरियार की सबसे बड़ी सीख है। पेरियार का जीवन भले ही 20वीं सदी में गुजरा हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी उतनी ही जीवित और प्रासंगिक है। उनकी सोच और संघर्ष ने दक्षिण भारत ही नहीं, पूरे देश के समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। वे केवल एक नेता या सुधारक नहीं थे, बल्कि विचारों की वह ज्वाला थे जिसने असंख्य दिलों में बदलाव की आग जलाई। उनका प्रभाव इतना व्यापक रहा कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचारों से प्रेरित आंदोलनों और पार्टियों ने भारतीय लोकतंत्र की दिशा बदल दी। सबसे बड़ा असर उन्होंने द्रविड़ आंदोलन के जरिए डाला। पेरियार ने यह समझाया कि दक्षिण भारत की भाषाएं, संस्कृतियां और पहचान उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उत्तर भारत की। उन्होंने हिंदी थोपे जाने का तीखा विरोध किया। यही विरोध आगे चलकर तमिलनाडु में बड़े राजनीतिक आंदोलनों का आधार बना। उनके विचारों से ही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK जैसी पार्टियों का जन्म हुआ, जिसने तमिल राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। आज भी तमिलनाडु की राजनीति पर पेरियार की छाप साफ दिखाई देती है। पेरियार ने समाज के सबसे हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज दी। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे भी बराबरी के हकदार हैं। उनके आत्मसम्मान आंदोलन ने लाखों लोगों के दिलों में आत्मविश्वास भरा। यही कारण है कि आज जब भी कोई सामाजिक न्याय की बात करता है, तो पेरियार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए उनकी सोच भी उनकी विरासत का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा था, अगर औरत गुलाम है तो समाज कभी आजाद नहीं हो सकता। ये विचार उस समय के लिए बहुत आगे का था। उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह और औरतों पर थोपे गए धार्मिक बंधनों को तोड़ने की लड़ाई लड़ी। उनकी यह सोच आगे चलकर महिला आंदोलनों की नींव बनी। आज भी जब महिला अधिकारों की बात होती है, तो पेरियार की प्रगतिशील सोच याद की जाती है। पेरियार की विरासत केवल सामाजिक आंदोलनों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने भारतीय संविधान पर भी गहरा प्रभाव डाला। जब संविधान सभा में सामाजिक न्याय और आरक्षण की बात आई, तो उनके विचारों ने इस बहस को दिशा दी। उनका मानना था कि जब तक ऐतिहासिक अन्यायों का प्रायश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक बराबरी संभव नहीं है। यही सोच आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों में झलकती है। उनका नास्तिक और तर्कवादी दृष्टिकोण भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। उन्होंने सिखाया कि हर विचार, हर परंपरा को सवालों की कसौटी पर कसना चाहिए। उनके विचार आज भी युवाओं को यह साहस देते हैं कि वे आंख मूंद कर विश्वास न करें, बल्कि हर चीज को तर्क और लॉजिक से परखें। यह दृष्टिकोण विज्ञान, शिक्षा और आधुनिकता को अपनाने में समाज के लिए मार्गदर्शक बना। पेरियार की आलोचना भी हुई। कुछ लोग उन्हें धर्म विरोधी और परंपरा विरोधी कहते थे, लेकिन सच यह है कि वे इंसान विरोधी किसी भी व्यवस्था के खिलाफ थे। उनका लक्ष्य धर्म को तोड़ना नहीं, बल्कि इंसान को धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय से मुक्त कराना था। यही कारण है कि आज भी उनके आलोचक भी उनकी ईमानदारी और दृढ़ता को
नजरअंदाज नहीं कर पाते। उनकी विरासत का असर केवल तमिलनाडु तक नहीं रहा, पूरे देश में सामाजिक न्याय और समानता के आंदोलनों को उनके विचारों से बल मिला। बहुजन आंदोलन, दलित आंदोलन और महिला आंदोलन, इन सब की जड़ों में पेरियार की प्रेरणा देखी जा सकती है। वे इस बात का प्रतीक बन गए कि इंसान अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो व्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसे बदला जा सकता है। आज भी जब समाज में जातिगत हिंसा, लिंग असमानता या अंधविश्वास की घटनाएं सामने आती है, तब पेरियार के विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि बराबरी और न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, हर पीढ़ी को इसे अपने ढंग से लड़ना पड़ता है। पेरियार की सबसे बड़ी विरासत यही है कि उन्होंने हमें लड़ने की हिम्मत दी, सवाल करने का साहस दिया और इंसानियत को सबसे ऊपर रखने की सीख दी। पेरियार का नाम आज भी तमिलनाडु की गलियों से लेकर विश्वविद्यालयों के कैंपस तक गूंजता है। उनके विचार किताबों में ही नहीं बल्कि लोगों के जीवन और आंदोलनों में भी जीवित हैं। उन्होंने केवल अपने समय को नहीं बल्कि आने वाली सदियों को दिशा दी। उनकी विरासत यही कहती है, अगर समाज में बराबरी चाहिए तो अन्याय के खिलाफ सवाल उठाना ही होगा। यही पेरियार की असली क्रांति थी और यही उनकी अमर छाप है। किसी भी इंसान का पहला धर्म है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। पेरियार की यह बात आज भी उतनी ही गूंजती है जितनी उनके जीवन काल में गूंजती थी। उनका संदेश था कि जब तक इंसान खुद को बराबर नहीं समझेगा तब तक कोई भी व्यवस्था उसे बराबरी नहीं देगी। आज की दुनिया में जहां अक्सर हम जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर बटे रहते हैं, पेरियार की सीख हमें याद दिलाती है कि असली ताकत इंसानियत और तर्क में है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अन्याय, भेदभाव या संदेह हमारे रास्ते को रोकते हैं। उन पलों में पेरियार का यह दर्शन हमारी ढाल बन सकता है। सवाल पूछो, अन्याय को चुनौती दो और अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो। यही वह ज्वाला है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। पेरियार का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है।